मिल्लत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। जेल अगर किसी जुर्म में कोई शख्स जाता है या कोई गलती करके जाता है तो कहीं ना कहीं वो उसको उसके किए की सज़ा मिलती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को बगैर कुछ किए ही जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ जाता है। एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ है जो मज़लूम थे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने हमला किया और फिर पुलिस की एकतरफा कार्रवाई की वजह से या कानून के बेजा इस्तेमाल की वजह से उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। बहरहाल इंसाफ की जीत हुई और आज मौलाना मुफ्ती एजाज़ अरशद कासमी जेल से ज़मानत पर रहा हो चुके हैं और वो हमारे साथ है। आज हम मुफ्ती एजाज़ अरशद कासमी से बातचीत करेंगे कि 17 जुलाई को जी हिंदुस्तान के लाइव शो में स्टूडियो में क्या हुआ था, क्या पहले से पूरी प्लानिंग थी उन पर हमला करने की या अचानक वो शिकार हो गए, जेल में उनके 1 महीना के जो अयाम गुज़रे वो कैसे गुज़रे और फिर किस तरह उनकी रहाई मुमकिन हो पाई। मुफ्ती एजाज़ अरशद कासमी साहब, बहुत खैर मकदम है मिल्लत टाइम्स में आपका। सबसे पहले आपको मुबारकबाद हम देना चाहेंगे कि आपकी रिहाई हो गई है और आज अपने घर पर मौजूद हैं। 17 जुलाई को जी हिंदुस्तान के लाइव शो में स्टूडियो में जो कुछ हुआ था वो क्या था? क्या पहले से पूरा प्री प्लान था या अचानक आप उस हादसा के शिकार हो गए? सब कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह तबारक व तआला के, जिन्होंने आजमाइश और इब्तला की इस घड़ी में हमें साबित कदम रखा और इज़्ज़त व आबरू के साथ बाहर निकाला। उसके बाद हम बेहद ममनून और मशकूर हैं सारी मिली तंजीमों के, जमातों के और उन सभी रहबरों के जिन्होंने हर मौके पर हमारी खबरगिरी की, हर तरह से हमारी इमदाद की और जहाँ तक मुमकिन हो सका कानूनी मदद भी की। तो इस मौके पर जो ख़ास तौर से आजमाइश की घड़ी थी, हमारे साथ पूरी कौम खड़ी नज़र आई। यकीनन यह इस पर हमको बजा तौर पर फ़ख्र भी है और सादत की बात भी है हमारे लिए। इसलिए इस पूरे हादसे को हम मुस्बित अंदाज में देखते हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह ने कहीं ना कहीं खैर रखा था, लेकिन जी हिंदुस्तान का जो एक तरफ़ा रवैया था, ख़ास तौर से वो जो टीवी चैनल जिसमें उस मौके से जो कुछ भी हुआ हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ऐसा हो सकता है। इसलिए कि एक माहौल प्लानिंग के तहत जो है एंकर ने पहले वहाँ पर बनाया, तैयार किया और माहौल बनाया गया और हर तरह से हमें उकसाने की कोशिश की गई। आप उस पूरे मनाजिर को गौर से देखेंगे तो उस डिबेट से बाहर निकलने की मैंने कई बार कोशिश की, कई बार मैं अपना माइक निकल करके बाहर होने की कोशिश की। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर जो है ये माहौल ख़राब हो रहा है, इसलिए हम वहाँ पर चाह रहे थे कि डिबेट छोड़ के, लेकिन वो मुझे बार बार इसरार के साथ बिठाल रही थी। और बिठालने के बाद जब बेजा तौर पर उसने अभद्र टिप्पणी की और बहुत गलत तबसरा मुझ पर ज़ाती तौर पर हमले होते रहे तो मैं बर्दाश्त करता रहा। लेकिन उसके बाद वो मजमुआ क़वानीन इस्लामी को भी हाथ में रखे हुई थी और उस पर गलत तबसरे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ताला लगा देने की बातें और सारे उलमा को उल्टे सीधे कहने, ये सब ऐसे तबसरे थे जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे, जिसका हमने जवाब दिया। जब उसने जब गाली गुलिश शुरू कर दी तो हमने जब 1-2 जवाब दिया तो उसने अचानक से, जो तवक्को भी नहीं की जा सकती है, कि ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया हमारे ऊपर। और मेरा सारी दुनिया देखा, मेरा एक कीमती चश्मा भी था, वो पता नहीं कहाँ फेंका गया। आपका चश्मा भी वहाँ फेंका गया, अभी तक मुझे वापस भी नहीं मिला। लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी हुआ, जाहिर है कि हमारी कोई गलती नहीं थी और वो सीधा जो है थप्पड़ हम पर उठा देना, वहाँ पर जज्बाती तौर पर हम इंसान हैं, रद्द अमल तो होना ही था। हम क्यों, जब हमारी तरफ से कोई गलती नहीं थी और उस पर वो थप्पड़ मार रही है प्लानिंग के साथ, तो दिफाई अंदाज में हमने भी जो है अपना हाथ उठाया और जो कुछ भी हो सकता है वो दुनिया ने वहाँ पर देखा। लेकिन उसके साथ सबसे जो अहम बात ये थी, जो सामने शायद वो मीडिया में आई या नहीं आई, कि उसके बाद उस चैनल के कुछ एडिटरान हजरात जो इनपुट एडिटर हैं या और भी कुछ मुदीरान हजरात थे, वो सब आए सामने और उन्होंने कहा कि इसको हम यहीं रफ़ा दफ़ा कर देते हैं इस मामले को। और यही सब बात हो ही रही थी और बल्कि मैंने चैनल पर उसके बाद कहा भी कि मैंने माजरत की, नेशनल चैनल पर इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये शर्मिंदगी की बात हम सबके लिए बायस शर्मिंदगी है कि दुनिया देख रही है और हम आपस में लड़ रहे हैं। इस तरह की बातें हमने वहाँ पर रखी भी, लेकिन उसको
नज़रअंदाज करते हुए और अचानक जो है पुलिस भी आ गई, पुलिस को भी इन्होंने बुला लिया, जबकि मुझे तो इत्मीनान दिलाया गया कि मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा। दफा हो गया, एंकर ने दिखाया कि माफी मांग लीजिए, मामला ही रफा दफा। और उसके बाद जो है बता तो पुलिस को भी बुला लिया गया और पुलिस को बुला करके और वहाँ हमको जो है उसके हवाले कर दिया गया। हमें सिर्फ ये कहा गया कि चलिए वहाँ दोनों आदमी जाएंगे, दोनों फरीक जाएंगे, वहाँ बातचीत होगी थाने में। अब थाने में हम जब गए तो वहाँ पर जाने के बाद ऐसा नहीं कि मेरे साथ कोई उस मतलब बदतमीज़ी हुई, बहुत इज़्ज़त व आबरू के साथ बहुत अच्छे अंदाज में उन लोगों ने बैठाला और जो बातें थी वो फराह फैज़ ने अपनी एफ़आईआर दर्ज कराई। उसके बाद एफ़आईआर के लिए हमने भी वहाँ पर एप्लीकेशन लिखी। जब हमने एप्लीकेशन लिखी तो उसको उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस को भी एफ़आईआर करेंगे, लेकिन उन्होंने एफ़आईआर हमारी की नहीं। अगर देखा जाए तो असल जुर्म फराह फैज़ का था या उसका जो नाम है असल लक्ष्मी वर्मा का था कि उसने आप पर अटैक किया। तो क्या आप जो इनपुट एडिटर्स थे जी न्यूज़ के या थाना तक, तो उन लोगों ने इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया? नहीं, संजीदगी से नहीं लिया। उन लोगों का साफ कहना था कि वो महिला है, वो खातून है, वो कुछ भी कर सकती है। मतलब खातून होने की वजह से उसको हक है कि दूसरों पर। ये तो हैरत की बात थी कि मतलब कोई खातून को ये हक कैसे मिल सकता है कि वो किसी पर जो हाथ उठा ले, लेकिन उसको उन लोगों ने बिल्कुल जानिबदाराना लिया और बाद में यहाँ तक हद हो गई कि जो उसने हाथ उठाया था, जो उसने मारा था, उसको तो काट ही दिया और जो है हमारे हाथ को सिर्फ दिखाया जा रहा था और बिल्कुल जानिबदाराना तरीके से वीडियो भी जो लोगों ने बाद में देखा एडिटिंग करके कि मतलब पहले उसने हाथ उठाया तो उसको, तो पुलिस ने क्यों आपकी तरफ से जो काउंटर एफआईआर दर्ज है उसको क्यों नहीं लिया उन लोगों ने? असल में ये सारा का सारा मामला पॉलिटिकल हो गया था और इस पर कहीं ना कहीं वो फराह फैज़ भी जो है कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या क्या है, वो किस वजह से इस तरह का मामला सामने आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह है कि पुलिस मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो दबाव में थी या क्या थी। वो हमारा एफआईआर बिल्कुल दर्ज नहीं किया, उसका एफआईआर दर्ज कर लिया और मुझे ये इत्मीनान दिलाया कि सीजीएम के यहाँ जाएंगे, वहाँ से बेल हो जाएगी। लेकिन जब हम और उस पर जो जितने धाराएँ या जो भी लगे हुए हैं सेक्शन, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। सिर्फ एक सेक्शन नॉन अवेलेबल था, बाकी सारे सेक्शन थाने से अवेलेबल थे, जो सीजीएम के यहाँ होना ही चाहिए था। लेकिन सीजीएम के यहाँ भी बेल नहीं हुआ, उसको खारिज कर दिया गया और सेशन कोर्ट में पूरा 1 महीना खींच दिया गया। अब ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन बहरकैफ हक़ की जीत हुई और अल्लाह के फजल करम से हमें ज़मानत मिली, इज़्ज़त व आबरू के साथ हम रिहा हुए। और सबसे ख़ास बात हमारे साथ ये रही कि पूरी कौम की दुआएँ साथ रही, न सिर्फ ये कौम बल्कि पूरे मुल्क के जो बिरादरान वतन है उन लोगों ने भी मेरी हौसला अफजाई की कि आप हक़ पर हैं। जेल में जब आप थे तो आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? कोई दिक्कतों हुई? जैसा कि उमूमन कहा जाता है कि कैदियों को बहुत मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता है, कैसा रवैया जेलर का आपके साथ रहा? नहीं, जेल में जो है आमतौर से पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं हैं, लेकिन जब जेल में जाने के बाद मेरे बारे में उसने सारी इंट्री की और मुझसे ने क्वालिफ़िकेशन पूछा, तो मौलाना मुफ्ती का क्वालिफ़िकेशन उन लोगों के नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, लेकिन साथ में हमने जब पीएचडी लिखाया तो वो बिल्कुल मतलब सकते में रह गया कि मतलब पीएचडी होल्डर कौन वहाँ जाता है। तो भर के लोगों ने उसी नज़र से देखा। अच्छा, वो सब लोग टीवी चैनल पर पहले देख चुके थे कि मामला क्या है, इसलिए सब लोगों ने ये सोचा कि ये बेकसूर हैं, इसलिए हर तरीके से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त हो सकती थी और सब लोगों ने इज़्ज़त की। जहाँ कहीं पर लाइन लगनी होती है तो मुझे लाइन लगने नहीं दिया गया और एक तरीके से जो है एक धार्मिक गुरु हैं, उस अंदाज से हर जगह हमारी इज़्ज़त हुई और अल्लाह ने हमारी लाज रखी, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। और बाकी अंदर भी जो लोग थे, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सब लोगों ने काफ़ी खैर मक़दम किया। रोज़ाना दावतें होती थी, पंजगाना हम लोग जो है जमात से जो है नमाज़ पढ़ते थे, जुमा की नमाज़ पढ़ते थे, उसमें ख़िताब होता था, दावती काम होता था। तो हम इसको प्लस पॉइंट इस अंदाज से भी ले सकते हैं कि अंदर जाने के लिए हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। दूसरी है कि अल्लाह के फजल से जो हमारे यहाँ नमाज में कोताही होती थी, 30 दिन हम वहाँ रहे, 30 दिन में एक वक्त की नमाज भी वक्त से आगे पीछे नहीं हुआ, पाबंदी से नमाज अदा करने का मौका मिला। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम रहा हमारे साथ कि उससे जो है एक आदमी की एक हैबिट जेल का जो अंदरूनी माहौल आपने देखा कैदियों के साथ, वो कैसा था? क्या जेल में जो अंदरूनी माहौल था वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा भाईचारगी का था, बहुत ही ज़्यादा लोग आपस में मिलजुल करके और पूरी तरीके से जो लोग रहते हैं वो एक अपना एक समाज बना लेते हैं। एक समाजी ज़िंदगी जैसे बाहर में हो तो सोशल लाइफ होता है, उस तरीके से लोग सोशल लाइफ की तरह से कुछ गरीब तबका है उसकी मदद करते हैं, वो उसकी खिदमत करते हैं, ताउन करते हैं, तो उसकी माली मदद की जाती है। कुछ लोगों को ज़मानत के पैसे नहीं होते हैं तो लोग कैदी ही सब आपस में चंदा करके उसकी ज़मानत कराते हैं। तो ये सब चीज़ आपस में बिल्कुल हमाहंगी का माहौल होता है। और सबसे ख़ास बात जो हमने देखी कि वहाँ लोगों में टॉलरेंस भी बहुत ज़्यादा, ज़ब्त व तहम्मुल भी कैदियों में, कि हम लोग
जैसे 3 वक्त की नमाज़ तो मस्जिद में पढ़ते थे, लेकिन इशा और फजर की नमाज़ जो है अपने अपने कमरे में पढ़ना पड़ता था, इसलिए कि रात में बाहर निकलने की इजाज़त होती नहीं थी और मस्जिद का हिस्सा जो बाहर में था। तो जब अपने कमरे में नमाज़ पढ़ते थे तो वही जगह कोई दूसरे हमारे हिंदू भाई होते थे वो पूजा करते थे, हम लोग जो है नमाज़ पढ़ते थे, ना उनसे हमको तकलीफ होती थी ना उनसे हमको हिंदू तकलीफ होती मुस्लिम में भी काफ़ी वहाँ भाईचारगी थी। इतना ही नहीं बल्कि टीवी चलता रहता था, हम लोग अजान देते थे बज़ाब्ता, जमात से नमाज़ पढ़ते थे, फ़ौरन सब लोग एहतराम में टीवी बंद कर देते थे, जबकि लोग टीवी देखने के लिए फ़िल्म देखता रहता। किसी आदमी कोई फ़िल्म देखता रहे, बीच में रुकावट आ जाए तो कितना वो नफसियाती तौर पर नाराज़ होगा या गुस्सा होगा, लेकिन हम लोगों के लिए वो मुस्तकिल वो लोग नमाज के वक्त में टीवी बंद कर देते थे। तो ये सब एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ बाहर की दुनिया में नहीं कर पाते हैं वो अंदर की दुनिया में हमने देखा। तो वहाँ आपको बेचैनी थी, परेशानी थी अपने आप में जेल में रहने की वजह से, या बाहर के कुछ लोग आपके लिए परेशान हो रहे थे उसकी वजह से आप परेशान थे क्या? देखिए, अंदर में मैं ज़हनी तौर पर परेशान तो नहीं था, लेकिन ये कि हमारी वजह से बहुत लोग यहाँ बाहर में परेशान थे और कई लोग शब व रोज़ 24 घंटा हमारे लिए जद्दोजहद कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को देख करके मुझे परेशानी हो रही थी कि एक आदमी की वजह से कितने लोग परेशान हैं। फिर ये कि ये एक नेशनल इशू बनता जा रहा था, फिर इंटरनेशनल इशू बनता जा रहा था, पूरी दुनिया में लोग फ़िक्रमंदी का इजहार कर रहे थे। तो मुझे भी तशवीश हो रही थी कि अल्लाह ताला इस आजमाइश से हमें बाहर निकाले। फिर अंदर हमने कुछ किताबें मंगवा ली थी, हिकायत सहाबा वगैरह, तो सहाबा वगैरह के वाक़यात वगैरह जब अंदर में पढ़ना शुरू किया तो बहुत उससे इस्तकामत मिलती थी, बहुत ज़्यादा हौसला मिलता था कि सहाबा कराम ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये थी कि हम जेल में कोई जुर्म करके नहीं गए थे और कोई निजी काम की वजह से नहीं गए थे। एक मिली इश्यूज़ पर बहस में जो कुछ हुआ वो दुनिया देखा और उस पर हम गए थे, तो उसकी वजह से हमारे लिए कोई शर्मिंदगी या रुसवाई की बात नहीं। इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर अमंग द मुस्लिम कम्युनिटीज़ काफ़ी हंगामा मचा, काफ़ी बहस हुई। तो कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम रहा कि जो पूरा था प्लान था और मुफ्ती एजाज अरशद कासमी भी उसका हिस्सा थे, इनको पैसा मिला और पैसा ले करके इन्होंने मार खाया, औरत पर हाथ उठाया और फिर ये जेल गए। एक पूरा एक प्लान का हिस्सा था। मुझे बड़ी हैरत होती है कि कुछ लोग जो है वक्त से पहले ही बहुत सारे इल्ज़ामात लगा देते हैं और हमारे कौम के कुछ लोगों की ये आदत भी रहती है और हमें किसी से कोई इस तरह की शिकायत भी नहीं है। ऐसे होते हैं बहुत सारे सोच के लोग। देखिए, टीवी चैनलों पर मैं आज से नहीं या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से नहीं, मैं 2005 से चैनल पर जा रहा हूँ, बीच में कभी नहीं भी जाता था। बोर्ड के मेंबर मेरे ख्याल में 2011 या 12 में हम बोर्ड के मेंबर बने हैं। 5 से आप टीवी चैनलों पर जा रहे हैं, एक लंबे वक्त से कंटिन्यू जा रहे थे और सारे नेशनल चैनल पर जा रहे थे। जब मर्जी होता नहीं जाते, जब मर्जी होता जाते थे। तो ये कहना कि हम बोर्ड के मेंबर होने की हैसियत से जा रहे हैं या किसी भी इसका, और 2005 में कांग्रेस की हुकूमत आ गई थी, तो ऐसे नहीं कि बीजेपी की हुकूमत थी, 2004 में कांग्रेस की हुकूमत थी। तो हम किसके आलाकार, आप ये देख लीजिए आज तक जितने भी यूट्यूब पर हमारे डिबेट्स होंगी, किसी एक सिंगल चैनल इसमें देख लीजिए कि हमने कहीं भी बीजेपी की अपील की हो या हिमायत की हो या कुछ किया हो, सिवाय एक डिबेट ऐसी मिलती है आपकी अदालत, जो शुरुआती दौर में हुआ था जिस वक्त में नरेंद्र मोदी की भारी अक्सरियत से हुकूमत बनी थी और उस वक्त मुसलमान बहुत ज़्यादा पज़मुर्दा थे और कशमकश में थे, कन्फ्यूज़न के शिकार थे कि अब क्या होगा मुल्क में। तो उस वक्त मसलहत का तकाजा यह था कि कुछ जो है ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हुकूमत के साथ चला जाए, हुकूमत से, बल्कि सारी तंजीमों ने यह बयान दिया था कि हम हुकूमत से मुआवनत चाहते हैं, हम हुकूमत का ताउन करेंगे और हम साथ लेकर के चलेंगे, मुखालफत नहीं चाहेंगे। तो उसमें बीजेपी से है, हुकूमत से नहीं है, हमारा हुकूमत से इस तरीके का कोई इख्तलाफाना रवैया नहीं रहेगा, सारी तंजीमों के बयान आ गए थे। दूसरा, उस डिबेट में कहीं भी हमने जो है कोई बाज़ाब्ता हिमायत का भी ऐलान नहीं किया। सिर्फ एक जगह हमने ये लफ्ज़ कहा था, हमसे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में डिबेट, ये टीवी लैपटॉप हम देखना चाहते हैं मुसलमान बच्चों के, आपकी क्या राय है? तो मैंने कहा था कि जाहिर है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो किसी ज़माने में सर सैयद ने भी ये बात कही थी कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी भी अगर ये बात कह रहे हैं तो ये अच्छी बात है और हर अच्छी बात का खैर मकदम होना चाहिए। सिर्फ इतनी
सीधी सी बातें हैं, और इसके अलावा कोई बातें हमारी पूरा आप डिबेट देख लीजिए वो आपकी अदालत का, इसके अलावा मतलब बीजेपी आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं रहा, ताल्लुक कहीं कुछ नहीं रहा। और उसके बाद जितने डिबेट देख लीजिए हमारे सब में मैंने आरएसएस बीजेपी की जिस तरीके से क्लास लगाई है, संबित पात्रा से हमेशा लड़ाई होती रही है, बल्कि आप अगर लोग कहते हैं कि सेटिंग रहती है तो कई बार तो हमारी एंकर से बुरी तरह लड़ाई हो गई है। कई एंकर के यहाँ तो हमने जाना छोड़ दिया है। एक प्रोग्राम में हमने वो रुबीना लियाकत के साथ जो हमारा जो कुछ हुआ था वो दुनिया देख रही है कि हमने उसको कितने क्लास लगाया था, हमने उसको नौकर तक कह दिया था कि तुम 2 पैसे की नौकर है और मुझे कैसे बाहर जाने के लिए कह रही है, मैं यहाँ गेस्ट हूँ। ये हमने पूरा वजाहत की थी उसमें। तो जाहिर है कि अगर हमारी सेटिंग होगी तो हम गेस्ट से तो लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल वाले से हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं, एंकर से कर सकते हैं। लेकिन ये सब बेबुनियाद बातें हैं। देखिए जहाँ तक पैसे की बात है ये भी इंतहाई बेबुनियाद है। कोई चैनल किसी को 1 रुपया नहीं देता है, कहीं कोई बता दे कि देता है। कोई चैनल किसी को 1 रुपया नहीं देता है। मैंने बीच में सुना था कि शायद रिपब्लिक नया चैनल शुरू हुआ, वो कुछ लोगों को दे रहा था, लेकिन वो भी उस पर भी मैं कई बार गया हूँ, लेकिन 1 रुपया कहीं नहीं देता। हाँ, वो गवर्नमेंट के जो चैनल हैं जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों चैनल जो है ये 4 से 5 हज़ार रुपये। एक सवाल बनता है कि जब पैसा नहीं मिलता है तो काफ़ी लोग जाते हैं, खासतौर 4-5 चेहरे हैं, बहुत लोग क्यों जाते हैं? आम मुसलमानों के एहसास होता है कि हमारी सही तरीके से तर्जमानी नहीं कर पाते, इनकी वजह से मस्जिद बदनामी होती है। असल में देखिए ये सही सवाल है और बहुत से मुसलमान एतराज़ करते हैं कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ कई बार इस पर सब लोगों की मीटिंग हुई कि नहीं जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो लोग भी चैनल पे जाते हैं सब लोग अपने आप में कहीं ना कहीं मुखलिसी मुझे नज़र आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी के आलाकार बन के जाते हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमने देखा कि कई बार अगर बाइकाट किया गया किसी चैनल का या किसी प्रोग्राम में न जाने का, तो उसने कहीं से भी, उसका जैसे आरएसएस का वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, उससे किसी आदमी को उठा करके ले आते हैं और उसके नीचे इस्लामिक स्कॉलर लिख करके और उससे मुसलमानों की तर्जुमानी शुरू करा देते हैं। आपने देखा होगा कि चैनलों पे वो आजकल लखनऊ से रिजवान अहमद आते हैं और उनके नाम के नीचे इस्लामिक स्कॉलर लिखा होता है। एक बार और किसी दाढ़ी वाले बिरयानी बेचने वाले को लाके बिठा दिया और कहा कि हाँ तुर्कमान गेट से, उसको इस्लामिक स्कॉलर लिख दिया। तो जाहिर है कि उसको तो एक आदमी चाहिए ही बैठाने वाला जिससे वो इस्लामिक स्कॉलर बना करके पेश, दुनिया तो नहीं देखेगी कि वो स्कॉलर है या नहीं है। वो सिर्फ हाँ जैसे आप कह देंगे, कोई मुसलमानों को गाली देगा, इस्लामी आयली निज़ाम पर अंगुश्त नुमाई करेगा, वो हाँ मिलाते रहेंगे जैसे कुछ लोग करते हैं, तो इस्लाम का जो हकीकी पैगाम है वो सामने नहीं जाएगा। कम से कम 1-2 आदमी तो ऐसे हों जो उसके गलत को एक ही 10 सेकंड का भी मौका मिले तो गलत को गलत कह सके, ऐसा आदमी तो होना चाहिए ना। एक स्पेस मिल रहा है, एक प्लेटफार्म मिल रहा है, तो वहाँ पर जा करके और अपनी बात कहने में मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है। और ये अलग बात है कि उसमें और मैच्योर्ड अच्छे लोग जाने चाहिए, हमसे जो बड़े लोग हैं। हम नहीं कहते कि हम इस काबिल है कि हम जाएं, लेकिन जब बड़े लोग नहीं जाएंगे और जिम्मेदार बासलाहियत तो लोग नहीं जाएंगे, तो हम जैसे छोटे लोग तो मजबूरन उस जगह को पुर करेगा ही। तो हम तो अपील करेंगे कि जो बड़े जिम्मेदार हैं, अच्छी से अच्छी बात कर सकते हैं, जो लॉजिकल अंदाज में दलाइल के साथ अपनी बात रख सकते हैं, वो जाए, वो जा करके उस जगह जो स्पेस है उसको खला को पुर करे, तो हम जैसे छोटे लोगों का ऑटोमेटिक जो है पत्ता साफ हो जाएगा। अब जब जगह खाली करेंगे तो हम जैसे लोग जो आएंगे वहाँ पर, और अगर हम लोग भी जगह खाली कर दें तो और जाहिल लोग जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ पहुँच जाएंगे। इसलिए जो लोग हमारी सलाहियत पर या काबिलियत पर अगर शक करते हैं तो मैं तो उनसे अपील करूँगा कि वो अच्छी बासलाहियत लोगों को सामने लाए और उनको चैनल पर ला करके बिठा ले। चैनल वाला ऐसा नहीं है कि मना करेंगे, वो डेली मुझसे भी नाम पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि भाई कोई स्कॉलर दीजिए, किसी न किसी को बुलाते हैं, वो चाहिए, आदमी चाहिए। तो अगर हम नहीं जाएंगे तो किसी न किसी जूनियर को बैठा दीजिए। अच्छा मुफ्ती साहब, आपके साथ वो हादसा पेश आया, उसके फ़ौरन 1-2 घंटे के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कमेटी तश्कील दे दी जिसमें यह था कि मुफ्ती साहब को हटाने के सिलसिले में कि उन्होंने गलत किया कि इस तरह से उन्होंने आपको कसूरवार तस्लीम कर लिया। दूसरी तरफ मामला यह है कि जो आपके साथ पूरा वाक़या पेश है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिमायत में आप बोल रहे थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तर्जमानी कर रहे थे। कोर्ट में भी जो बहस हुई है, तो जब पूरा मामला सामने आएगा, जज ने कहा हमने पूरा मामला देख लिया है कि किसका कसूर नहीं है, तो जो आपकी फ़रीक है वो फ़रफ़ैज़ और लक्ष्मी वरमा, उसने कहा कि हमारी असल लड़ाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है कि लोग औरतों के हुकूक़ को नहीं दे रहे हैं, औरतों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुकूक़ की जंग लड़ रहे थे, उसकी तर्जमानी कर रहे थे, और ऐसा लगता है कि आप, उसने खुद अपनी ज़ुबानी कहा कि आपसे नहीं बोर्ड से उसकी लड़ाई है। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुश्किल घड़ी में
आपका साथ देने के बजाय आपके खिलाफ कमेटी तश्कील दे दी। अब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कमेटी तश्कील देना एक प्रोसेस का हिस्सा होता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अरबाब हल्ल अक़द, उसके जो ज़िम्मेदार बहुत सारे अरकान थे, उन लोगों ने हमारी खबरगिरी की, कानूनी तौर पर इमदाद की पेशकश भी की और दूसरी तंजीमें भी सब साथ थी। देखिए, पर्सनल लॉ हम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है, हम लोगों के खून में दौड़ रहा है। कौन जो मुस्लिम होगा वो अपने पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ जा सकता है, और पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त ख़ास तौर से पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंद के दिलों की धड़कन है, वो सबकी मिल्लत की आवाज़ है वो बोर्ड। तो कौन चाहेगा कि बोर्ड का वक़ार मजरूह? अगर मेरी ज़ात से अगर बोर्ड के वक़ार को कहीं ठेस पहुँचेगा तो मैं ख़ुद सबसे पहले अपने आप को बोर्ड से अलग कर लूँगा। हमने कभी भी किसी भी डिबेट में जो है वो ये नहीं कहा कि मैं बोर्ड का तर्जुमान हूँ या बोर्ड का मेंबर हूँ या बोर्ड की हैसियत से आया हूँ या बोर्ड की जानिब से आया हूँ। हर जगह हमने उसको जो है, लोग कहते हैं कि आपके नाम के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड चलता है और डिनाई नहीं करते हैं, आप इनकार नहीं, हम पहले डिनाई कर दिए होते हैं, लेकिन ये कि आप बार बार उसी को तो डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरी ये कि जब स्टूडियो में जो आदमी बैठता है उसका सामने क्या लिखा आता है उसको नजर नहीं आता, पता नहीं चलता। ये बाहर में जो डिस्प्ले होता है वहाँ नाम वगैरह का पता चलता है, स्टूडियो में आमतौर से पता नहीं चलता कि उसका क्या नाम लिखा जा रहा है या क्या ओहदा लिखा जा रहा है। आमतौर से होता ये है कि टीवी चैनल वालों को जो ओहदा जब जैसा सूट करता है वैसा वो लिख देता है। कहीं अगर बहुत सारे चैनल मेरे नाम के साथ जो है धर्मगुरु लिख देते हैं, कोई इस्लामिक स्कॉलर लिख देते हैं, कोई मुफ्ती लिख देते हैं, कोई पर्सनल लॉ बोर्ड लिख देते हैं। आज अगर हम पूरा पर्सनल लॉ बोर्ड से अगर अलग भी हो जाए तो कल होकर के उसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो लिख देगा कि पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व मेंबर, इस तरीके से भी वो लिख सकते हैं। तो उसको कौन रोक सकता है? वो तो जहाँ उसको जो सूट करेगा, हम डिनाई लाख करते रहें, हम लाख रद्द करते रहें, लेकिन उसको सूट करेगा वो लिख देगा वो, तो उसको हम मना नहीं कर सकते। लेकिन ये कि हम हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हम नहीं हैं, हम अपनी हैसियत से आए हैं, आप हमें अपनी हैसियत से बुलाए हैं और हम अपनी बात कर रहे हैं। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अगर ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट चाहिए तो उनके तर्जुमान बाज़ाब्ता मुकर्रर है, उनसे रब्ता कायम करें। जहाँ तक पर्सनल लॉ की बात है तो पर्सनल लॉ का जो पर्सनल लॉ हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा है। पर्सनल लॉ का हम सब लोग हमेशा लगाते हैं कि आप जब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन बने तो आप उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसके नाम पर आप अपने सियासी ताल्लुकात को बढ़ाते, लोगों से मिलते हैं, अपना फ़ायदा तलाश करते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? जिस वक्त हम दिल्ली आए थे पहली बार 2016 में, तो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हमने दावत इस्लामी के उन्वान से फ़िक्की ऑडिटोरियम में किया था और उस वक्त हमने फतवा ऑनलाइन वेबसाइट का आगाज़ किया था। उस वक्त की कोई वीडियो क्लिपिंग या फ़ोटो देख लीजिए, हम नए दिल्ली में कदम रखे थे और वीपी सिंह और रामविलास पासवान समेत 16 एमपीज़ और मिनिस्टर जो है ना उस प्रोग्राम में हमारे शरीक हुए थे, जबकि हम नए थे दिल्ली में। तो अब उससे अंदाज़ा लगा लीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर मैं 2012 में बना हूँ, 2006 में ये प्रोग्राम होता है। उसके बाद फिर 2007 में, 8 में, 9 में हर साल प्रोग्राम किसी न किसी उन्वान से हम करते रहे और हर साल यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि इसके सियासी असर व रसूख हर पार्टी के ज़िम्मेदार लोगों से हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में बड़े लोगों से हमारे डायरेक्ट रास्त तौर पर ताल्लुकात हैं और उन ताल्लुकात को हमने अल्लाह के फजल से ज़ाती ज़िंदगी के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। इन ताल्लुकात को हमेशा मिली मसाइल के लिए इस्तेमाल किया। आज चाहे वो कांग्रेसी लीडरान हो या बीजेपी के लीडरान हो, अगर किसी से हमारी मुलाकात कभी रही है या मुलाकात हम करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ कौमी और मिली इशू पर मुलाकात हमने की है, कभी अपने ज़ाती मसले पर हमने मुलाकात नहीं की है। अभी जो आपका हालिया कज़िया था, तो क्या इसमें आपने अपने सियासी असर रसूख का इस्तेमाल किया नहीं? क्या ये भी बना हुआ है कि आप कितने ताल्लुकात थे और इस मामले को इतना तूल नहीं होना चाहिए था, 1 महीना तक जेल में रहना पड़ गया? बिल्कुल, हमने कभी बिल्कुल इस मामले में भी अपने, चूँकि ये मेरा निजी मामला था और हमने अपने निजी मामले के लिए कभी सियासी असर रसूख का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हमने इसमें भी किसी भी सियासी आदमी को हमने न फ़ोन किया, चाहे वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या कहीं भी हो। हर जगह हमारे ताल्लुकात हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बहुत सारे सियासी लीडरान हमसे मिलने के लिए पहुँचे भी, लेकिन हमने कभी किसी से कोई मदद नहीं ली, न मदद की गुहार लगाए, मदद की पेशकश की, हर तरह की पेशकश की, लेकिन हमने सबसे इनकार किया। हमने कहा कि यह कानूनी प्रोसेस है, इसमें आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? कानून की बालादस्ती है इस मुल्क के अंदर, इंशाल्लाह कानून अपना काम करेगा, उसको अपना काम करने दीजिए। और हमने कभी किसी से कोई जो है, इसलिए कि ये हमारा ज़ाती मामला था। अगर यही जगह कोई कौमी या मिली इश्यूज़ आ जाए तो हम सबसे पहले जाएंगे। एक फ़ोटो आजकल हमने देखा अभी अपने मोबाइल पर कि किसी ने हमारा फ़ोटो उसके साथ शेयर कर रखा है, जो यूपी के मिनिस्टर है, मुस्लिम मिनिस्टर मोहसिन रज़ा के साथ।
मोहसिन रज़ा से मैंने एक मुलाकात अभी लखनऊ में कुछ दिनों पहले की थी। किस इशू पर की थी? ये मुस्तकिल मदरसे को बंद करने का ऐलान करते फिर रहते कि आज इतने मदरसे बंद कर रहे हैं, आज इतने मदरसे बंद कर रहे हैं, आज इतने मदरसे बंद कर रहे हैं। उस इशू को लेकर के कई बार हमारी टीवी चैनलों पर उनसे लड़ाई भी हुई, काफ़ी बहस भी हुई, और उसके बाद तहरीरी तौर पर हमने उनको मेमोरेंडम दिया मिल करके, उनसे बात की और उन्होंने हमको यकीन दहानी कराई कि मैं जो है ये सब बातें पॉलिटिकल बातें होती है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक भी मदरसा बंद नहीं होगा। उन्होंने मोहसिन रज़ा ने हमसे वादा किया और इस वादे को लेकर के ऐसे जैसे हम आप बैठे हुए हैं इस तरीके से उनके से बैठ करके हमने मीटिंग की। इसी तरीके से दिल्ली में जब जिससे पॉलिटिकल लोगों से मीटिंग हुई है सिर्फ मिली इश्यूज़ पर हुई जब है। आप जेल में थे तो कुछ ऐसे भी चेहरे सामने आए मीडिया के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए जिनसे लग रहा था कि वो आपके शदीद खिलाफ हैं और इस मौके का वो फ़ायदा उठा रहे थे, जिसमें एक नाम लूँगा मैं अमानतुल्लाह खां का। उनका भी एक स्टेटमेंट अखबार में छपा जिसमें उन्होंने कहा कि वो बीजेपी और आरएसएस के लिए शुरू से काम करते रहे हैं और वक्फ बोर्ड के भी ताल्लुक़ से कहा कि उसके ज़रिए से उन्होंने बीजेपी के इशारे पर वक्फ बोर्ड को तहलील किया। क्या मामला है? अब ये देखिए, ओहदा किसको अच्छा नहीं लगता है। मैं दूसरे टर्म में जब मेंबर बना इसका वक्फ बोर्ड का तो सिर्फ 5-6 महीने के बाद हमने इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि 4.5 साल हमारे बाकी थे। हमने पूरे दिल्ली में रिकॉर्ड नहीं है कि हमने अपने नाम से किसी मस्जिद में मेंबरशिप भी ले ली हो या कोई मस्जिद या कोई जगह किराएदारी कर ली हो। 2-2 टर्म मेंबर बनना वक्फ बोर्ड में और उसके बाद अपने नाम से कुछ ना करना, ये अपने आप में सोच सकते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि कोई साबित कर दे कि मैं या मेरे किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त अहबाब को या किसी जानने वाले को हमने कहीं पर जो है कोई इमामत दिला दी हो या हमने जो है कोई मस्जिद में कमेटी बना ली हो या कहीं कुछ किया हो। कहीं आज तक का रिकॉर्ड नहीं है। एक मस्जिद में मैं सरपरस्त के हैसियत से था, उसका भी टर्म पूरा हुआ, मैं इस्तीफ़ा दे करके अलग हो गया। तो हमने आज तक जो है वक्फ बोर्ड का कोई इस्तेमाल नहीं किया। वह अमानतुल्लाह खां साहब से हमारे इख्तलाफात वक्फ बोर्ड के इशूज़ को लेके थे कि वक्फ बोर्ड में जब बना था तो उनके कुछ इक़दामात ऐसे थे। क्या इशूज़ थे जिन पर आपके इख्तलाफात ये थे कि चूँकि हमको 5 साल पिछला तजर्बा था, हम जान रहे थे कि वक्फ एक्ट क्या कहता है और काम यहाँ पर क्या हो रहा है। वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ काम वो करते जा रहे थे। उस पर हम उनकी जो है सिर्फ मतलब ये कर रहे थे, निशानदेही कर रहे थे, गिरफ्त कर रहे थे कि भाई आपका ये कदम वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ जा रहा है, इसको जो है आप दुरुस्त कर लें, वक्फ एक्ट के मुताबिक काम करें। सिर्फ हम इतना करते जा रहे थे। इसके अलावा उनसे हमारी कोई ज़ाती लड़ाई या कभी ज़ाती झगड़ा नहीं था। वो मनमानी करना चाह रहे थे, हमने रोक लगाया। जब वो हद से ज़्यादा हो गया और ऐसा लगा कि कल हो करके उसके बाद वो सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई, एसीबी इंक्वायरी बैठ गई, आईएएस अफसरान की इंक्वायरी बैठ गई और सारी इंक्वायरी के घेरे में आ गया और ऐसा लगा कि इनकी बदनवानी की वजह से हम लोग मेंबरान पर भी आँच आ सकती है। तो हमने सोचा कि नहीं, ऐसी जगह पर जो है कि कल हो करके हमारे करियर दाव पर लग जाए या हम पर कोई बदनवानी का इल्ज़ाम लग जाए। इस्तीफ़ा दे करके बोर्ड के हक़ में ये था कि बोर्ड को तहलील किया। ये उनका ये इल्ज़ाम नहीं, बल्कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि बोर्ड तहलील मेरी वजह से हुआ और मैंने करवाया है बोर्ड को तहलील, और सिर्फ इस वजह से कराया है कि बोर्ड का वहाँ पर बेजा इस्तेमाल हो रहा था। 40 लोगों को गैर कानूनी तौर पर जो है नौकरी में रख लेना और उसके बाद ऐसे इल्ज़ाम हैं, सबको वहाँ पर बढ़ावा देना। और मैं आज चैलेंज करता हूँ, वो मुझ पर बदनवानी का इल्ज़ाम लगा है, मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी भी सोशल मीडिया में या पब्लिक प्लेस पर आए वो और मैं उसके बदनवानी को तहरीरी तौर पर साबित करूँगा और वो मेरे बदनवानी को तहरीरी तौर पर साबित करें, प्रूफ के साथ साबित करें। ये मेरा खुला चैलेंज है उनको। हम आज तक जो उनसे हमारे निजी इख्तलाफ कभी नहीं रहे। जब वो जेल गए तो मैं बाज़ाब्ता मुलाकात की हमने उनसे और हमेशा जो है हमने चाहा। आप जेल में थे तो उन्होंने किसी तौर पर हमदर्दी जताई, आपसे मुलाकात की, अपने किसी नुमाइंदे को भेजा? हर आदमी अपने ज़र्फ़ के हिसाब से काम करता है। वो दुनिया के सबसे बदतरीन इल्ज़ाम में जेल गए थे, रेप वगैरह के इल्ज़ाम में। उसके बावजूद हमने जो है ख़बरगिरी की और हमने जो है उनकी हौसला अफजाई की, मुलाकात की जा करके। और हम एक मिली इशूज़ पर जेल में गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे जेल जाने का गलत फ़ायदा उठाते हुए हमारे गायबाने में उल्टे सीधे हम पर इल्ज़ामात लगाए। तो ये हर आदमी का अपना ज़र्फ़ होता है। हमारी शबी मज़ीद कोशिश की उन्होंने, तो ये उनका ज़र्फ़ था, वो हमारा ज़र्फ़ था। और मैं तो खुला चैलेंज मैं करता हूँ कि जिस तरह का उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं वो साबित करें और पब्लिक प्लेस में आकर के साबित करें। कहीं 50-100 लोगों के भीड़ इकट्ठी करें या अहले कानून को इकट्ठा करें जो वक्फ एक्ट के माहिर हों और वहाँ पर मुझे वो मुलजिम ठहरा या हम उनको मुलजिम ठहराते हैं तहरीर की रोशनी में। ये मेरा आपके मिलत टाइम्स के माध्यम से उनको खुला चैलेंज है। अच्छा, मेरे आखिरी 1-2 सवाल होगा। एक सवाल तो ये होगा कि आप डिबेट में गए, उसकी वजह से मामला हो, तो आइंदा टीवी चैनलों के डिबेट पर आप जाएंगे या सिलसिला बंद करेंगे या किस तरह के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे? देखिए, टीवी चैनल का डिबेट जो है मैं समझता हूँ कि उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और अगर एक स्पेस मिलता है अपनी बात कहने का तो वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन मैं खुद तो अब जाने में इस बात के, आज भी हमारे पास चैनल वालों के फ़ोन आ गए थे लेकिन हमने इनकार किया है अभी।
चैनल पर जाना है, लेकिन सिलेक्टेड इश्यूज़ पे जाना है, सिलेक्टेड पैनलिस्ट को देख करके जाना है। अगर पैनल में बिल्कुल सती किस्म के लोग हैं तो नहीं जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि पैनलिस्ट कौन कौन है, गेस्ट में कौन लोग हैं, और जब अच्छे पैनलिस्ट हों तो वहाँ पर जा कर के अगर पॉजिटिव डिबेट होती है तो उसमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन अगर सती किस्म के लोग हैं और उल्टे सीधे बकवास करने वाले लोग हैं तो वहाँ पर ऐसे जो है ना पैनलिस्ट में जो है कभी भी शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसे डिबेट से गुरेज करना चाहिए और बहुत ही सोच समझ करके आइंदा अगर किसी डिबेट का मैं इंतखाब करूँगा फ्यूचर में तो बहुत ही सोच समझ करके। आपके गैवाने में एक मीटिंग हुई थी जो दूसरे डिबेटर्स हैं कि जो इश्यूज़ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है मुसलमानों से मुताल्लिक़, उस पर किसी डिबेट में हम नहीं जाएंगे की अपील भी आई थी कि आइली मसाइल पर जो है डिबेट ना किया जाए, और हम लोगों ने उस पर मीटिंग भी की थी कि आइली मसाइल पर मीटिंग ना करें, और सब लोगों ने इसको कहा भी था, कुछ दिनों तक उस पर चला भी। लेकिन फिर वही मसला हुआ कि उस पर कुछ सती किस्म के उल्टे सीधे लोगों को ला करके इन लोगों ने जो डिबेट करना शुरू कर दिया, जो इस्लाम की शबीह को और मस्क करके पेश करना शुरू कर दिया था। हलाला की उल्टी सीधी ताबीर और तशरीह करना शुरू कर दिया, ट्रिपल तलाक के उल्टे सीधे मसाइल बयान करने शुरू कर दिए। तो ऐसी ज़रूरत पेश आई कि नहीं, अच्छे और संजीदा लोगों को जाना चाहिए। फिर बात कौन रखेगा। ख़ास तौर से मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब का बार बार ये असरार रहता है कि भाई अगर हम जा करके अपनी बात नहीं रखेंगे तो दूसरे लोग गलत तरीके से पेश करेंगे, हाँ गलत तरीके से अपनी बात रखेंगे, तो फिर जो है उस पर लोग जाना शुरू कर देंगे। जबकि इस पर जब बाइकाट किया गया था तो कुछ दिनों तक लोग नहीं गए थे। और अब भी हमारा ये मानना है, ख़ास तौर से जो चीज़ हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो मौजूदा हलाला का जो तरीक़ा है और जिस पर ये लोग डिबेट कर रहे हैं, ये जब ये चीज़ें हमारे यहाँ है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मौजूदा तरीक़ा, तो हम उस पर डिबेट क्यों करेंगे। इसलिए हमने कई जगह जो है हलाला पर हम एक डिबेट में भी इधर नहीं गए, सबको इनकार कर दिया था कि भाई इन सब चीज़ों की ये बकवास है और तुम लोग जो है उसको गलत तरीके से पेश करते हो, इसलिए मौजूद बहस है ही नहीं, हम इस पर बहस नहीं करेंगे। कोई पॉजिटिव इशू हो, मुस्बित अगर मौजू है और उस पर हम लोग गुफ्तगू कर सकते हैं संजीदा, तो ज़रूर हम जाएंगे। फराह फैज़ जो आपकी मुखालिफ है, जिसने आप पर हमला भी किया और उसने केस भी किया, आपकी तरफ से फ़ाया दर्ज हुई, तो क्या आप अब बाहर आ गए हैं तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा करेंगे? देखिए, इस सिलसिले में हम अपने वकीलों से सलाह मशवरा करेंगे और क्या कुछ हो सकता है। अभी तो केस चलेगा, लंबा चलेगा, तो अब ये केस को हम किस तरह से हम इक़दामी अंदाज में लेंगे या दिफाई अंदाज में लेंगे या किस अंदाज में लेंगे, ये हम अपने वकीलों से सलाह मशवरा करेंगे। बहुत सारे सीनियर वकील हमारे कॉन्टेक्ट में हैं और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे वकला भी हैं जो फ्री अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं हमें, और वो कह रहे हैं कि हम हर तरीके से आपका साथ देने को तैयार हैं। पहले तो ये खदशा था कि शायद वकील होने की वजह से बहुत अच्छे वकील हमें न मिले, इसलिए कि एक वकील दूसरे वकील का साथ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे वकील हमारे साथ हैं, और ख़ुद यहाँ सूरजपुर में जो वकील हमारे थे वो बहुत सीनियर वकील रामशरण नागर, बहुत बड़ा नाम है, और वो उन्होंने हमारा केस देखा। उसके बाद और कई मुस्लिम वकला भी इसमें अपनी तरफ से ताउन किया। तो इन लोगों से सलाह मशवरा का सिलसिला जारी रहेगा और फिर जो मशवरा होगा इंशाअल्लाह उस पर अमल किया जाएगा। आपकी इस पूरी कानूनी कार्रवाई में किन लोगों ने आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, आपकी मदद की, और जिनकी वजह से आपका निकलना मुमकिन हो सका? देखिए, इसमें किसी का नाम लेना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा, इसलिए कि हर आदमी अपने अपने तौर पर जहाँ जैसी मदद हो सकती थी मदद की। कोई आदमी जेल में आकर के हमारी हौसला अफजाई की और हमें दो लफ्ज़ सब्र और तलक़ीन के कहे, तो ये भी एक तरह से मदद थी। कोई आदमी वहाँ पहुँच करके और जेलर वगैरह के साथ मिल करके और हमारी देख रेख अच्छे अंदाज में करने की अपील की, तो वो भी एक तरह से हमारी मदद थी। कुछ लोग घर आकर के हमारे बच्चों की खबरगिरी की, ये भी हमारी मदद थी। तो हर तरह से हमारी मदद हुई, और मुख्तलिफ़ तंजीमों ने, मुख्तलिफ़ सरबराहान ने, ख़ास तौर से बड़े बड़े जो नामवर पॉलिटिशियन मुस्लिम सरबराहान हैं, इन लोगों ने इस वक्त में जो है मिली गैरत का मुजाहरा किया और हमारा साथ दिया। हम सब के बेहद शुक्रगुजार हैं। अगर हम किसी का नाम लेंगे तो फिर दूसरे को तकलीफ़ होगी या तीसरे को कि एक का ख़ास तौर से नाम कैसे लिया जा रहा है, लेकिन यह है कि बहुत लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन एक नाम जो बहुत ही शायद कि उसका किसी का जहन उसकी तरफ नहीं जाता होगा, वो मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने जो बहुत ज़्यादा हमारा कोऑपरेट किया, वो नाम है एक माजिद देवबंदी साहब का, जिन्होंने खामोशी के साथ शायद कोई जानते भी नहीं होंगे कि वो भी इसमें कोई मदद कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले जेल में आकर के हमारी मदद की और जेलर से हमारी मुलाकात कराई, और उसके बाद वहाँ पर लोकल सतह पर जितनी मदद हो सकती थी लोकल लोगों से, वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा उन्होंने मदद की, और उनकी मदद हमें काम भी आई। उसके बाद ख़ास तौर से जमीयत उलमा हिंद जो मौलाना
मौलाना महमूद मदनी साहब, नियाज़ फारूकी साहब, उनके रफ़क़ाए कार, उसके बाद जमात इस्लामी हिंद, उनके बहुत सारे अरकान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई वकला और उनके अरबाब हल वक्त, इन सब लोगों का ताउन रहा। सब लोग हमेशा खबरगिरी करते रहे, मौका से जो है हमारी खबर लेते रहे, रात भी देर तक सबके फ़ोन आते रहे। तो हम सब हजरात के बेहद मशकूर हैं। और ख़ास तौर से बाहरी दुनिया, UK USA से भी बहुत सारी कॉलें आई, वहाँ के लोग भी बहुत फ़िक्रमंद थे। हर तरह से लोगों ने ताउन का पेशकश की और हम ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि इतना ज़्यादा मुल्कगीर सतह नहीं बल्कि आलमगीर सतह पर हमारी हौसला अफजाई होगी। ये हमारे लिए बड़े सादत की बात थी कि कौम ने हमें तस्लीम किया और चूँकि हम कहीं पर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, तो यकीनन हमारे लिए सब्र आज़मा लम्हात थे। और हम सब के अल्लाह के बाद इन सभी हजरात के शुक्रगुजार हैं कि लोगों ने हमारी मदद की और सब लोग आइंदा भी मदद की यकीन दहानी करा रहे हैं। अब देखिए इन लोगों से सलाह मशवरा जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया हमसे ख़ास बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, ये थे मौलाना मुफ्ती एजाज़ रशीद कासमी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन भी हैं और मिली समाजी सियासी सरगर्मियों में हमेशा सरगर्म, फ़ाल और मुतहरिक रहते हैं। गुज़िश्ता 17 जुलाई को जी हिंदुस्तान के लाइव डिबेट में फ़रा फैज़ ने इन पर अटैक किया था, इन पर थप्पड़ चलाया था। मसला था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, मिली इशूज़ का। दफा में इन्होंने भी उन पर थप्पड़ चलाया, हालांकि लगा भी नहीं। उसके बाद फ़ौरन पुलिस आ गई। जैसा कि उन्होंने बताया कि जी हिंदुस्तान के जो इनपुट एडिटर्स या दूसरे थे, उन्होंने मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन फ़रा फैज़ नहीं मानी। पुलिस ने गिरफ्तार करके ले गई और फिर 1 महीना तक अदालती कार्रवाई चलती रही। अभी आप जमानत पर रहा है, मामला आगे भी चलेगा। मुफ्ती साहब ने अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात का तफसीली जवाब दिया, सबका दिफा किया और बताया कि क्या सूरत हाल है, क्या हकीकत है और मिली मसाइल के लिए किस कदर परेशान रहते हैं, किस कदर काम कर रहे हैं। और ख़ुद इन्होंने जो इन पर एक बड़ा इल्ज़ाम है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से फ़ायदा उठाते, उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बहुत पहले सरगर्म थे और ऐसा लगता है कुछ लोगों, बल्कि एक बड़ी अक्सरियत को, इनकी सरगर्मियों को देखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका रुकन बनाया है, अपना रुकन बनाया है और इनसे काम लिया जा रहा है। अब मुफ्ती एजाज़ रशीद कासमी ज़मानत पर जेल से बाहर है। अभी आइंदा भी फ़रा फैज़ के ख़िलाफ़ भी मुकदमा करेंगे, अपने वकला से बातचीत करेंगे और अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए मुफ्ती एजाज़ रशीद कासमी साहब और आप नाज़रीन का भी ये प्रोग्राम देखने के लिए। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तजज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millattimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।